हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे भारत में संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने देख लिया था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा क्या-क्या उसके प्रावधान थे, वह सब कुछ हमने इसके पहले के वीडियो में देख लिए थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा क्या किया गया, अब भारत में भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। जैसे कि आज के हम वर्तमान समय में देख पाते हैं कि एक मंत्रिमंडल काम करता है, तो ठीक उसी प्रकार एक ऐसी संरचना उस समय यानी कि 1861 के समय भी की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी कि अब एक पूरा मंत्रिमंडलीय काम करेगा। भारतीय परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो फ्रेंड्स, क्या किया गया, हमने देखा था कि भारत सचिव यानी कि भारत राज्य सचिव के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई थी और वह क्या काम करती थी कि भारत में जो जो भी शासन के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं उनका एक लेखा जोखा एक रिपोर्ट बनाती थी और किसे देती थी, भारत के राज्य सचिव को, जो कि ब्रिटिश संसद में रखता था। अब क्या हुआ कि भारतीय परिषद को क्या करा गया, विधायी संस्था बनाया गया है। विधायी संस्था यानी कि अब यह रूल्स रेगुलेशन कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब यह भारत परिषद के जो भी सदस्य हैं वह भारत में रह रहे थे, भारत की एक्चुअल सिचुएशन से यह लोग परिचित थे, तो यह क्या कर सकते थे, अब ब्रिटिश शासन ने इनको पावर्स दे दिए थे कि अब तुम भारत के लिए क्या एक विधायी संस्था हो और अब तुम कानून बना सकते हो भारत के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी यह संवैधानिक विकास पर पॉलिटी की वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम पूरा पॉलिटी कवर करेंगे। आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। अभी तक 6 वीडियोस हो गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, 10-10 मिनट के होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल यानी कि सीएससी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में और क्या-क्या प्रावधान हुए थे। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तक क्या होता था कि जो भी कानून बनते थे उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि भारतीय प्रतिनिधित्वों को भी कानून बनाने में प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, भारतीय परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यह हमने पॉइंट देख लिया है। इसके बाद देखते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा क्या किया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। फिर इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 और इसके द्वारा ब्रिटिश शासन यह प्रावधान करता है कि अब वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश अध्यादेश क्या होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और अध्यादेश को हम कल वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन उसके पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। फिर उसे 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक वैसे ही विकेंद्रीकरण को भी ध्यान रखिए। विकेंद्रीकरण यानी कि क्या, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होना मतलब कि केंद्रीकृत करना, बट पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे कि हम आज के समय में भारत में देख सकते हैं। पंचायती राज एक इसका उदाहरण है जिसमें कि गांव ग्राम लेवल पर या गांव के लेवल पर पावर्स दिए गए हैं कि वह भी रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो यह होता है विकेंद्रीकरण, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, हमने देखा था कि इन दोनों प्रेसिडेंसियों से पावर्स लेकर किसे दे दिए गए थे, बंगाल को दे दिए गए थे। ठीक है, फिर बंगाल के बाद क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल के बाद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनके पावर्स दे दिए और उन्हें कानून बनाने की शक्ति इस तरह प्रदान कर दी गई। और इसी एक्ट के तहत ही वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। अब यह संविभागीय या पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, यह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका मैं आपको बता देती हूँ कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो
पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम। आज आज हम देखते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट, यह सब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। पहले क्या होता था कि एक ही ऑफिस होता था और वहां से सारे प्रकार के, सारे टाइप्स के कार्य एक ही ऑफिस से कंडक्ट होते थे। सारे रूल्स रेगुलेशन आदेश जो भी होते थे एक ही ऑफिस से निकलते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर हमको जो भी कार्य करवाना है, भूमि संबंधित कार्य करवाने हैं, एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित या किसी भी अन्य प्रकार से, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और यही होता है संविभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो लॉर्ड केनिंग ने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1861 के बाद 1892। अब इसमें क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना। ठीक है, हम देख रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास हो रहा है, उसके अंतर्गत पावर का विकेंद्रीकरण हो रहा है, शक्तियों का विभाजन हो रहा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है और इसको विधान परिषदों को और भी पावर या इनको और भी विस्तार किया जाना इनका उद्देश्य था, ताकि यह अधिक शक्तिशाली बने, ताकि अगर ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे तो अच्छे से काम हो पाएगा। अभी भी भारत ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, न कि उनमें ऐसी कोई इच्छा है कि वह भारत के लिए काम करे। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। ठीक है, हमने देख लिया है कि पावर का विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या हुआ कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार। ठीक है, पावर को हम बांट रहे हैं, तो हमें अब इन्हें पावर को संभालने वाले ज्यादा कर्मचारी भी चाहिए, ज्यादा लोग भी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष रूप से, अभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होने लगे हैं, लेकिन क्या हुआ कि एक विचारधारा आई है, कब, भारत परिषद अधिनियम, यह कौन सा है, 1892 के द्वारा। ठीक है, और भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो क्या होता था कि जो जो भी हमने रूल्स रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, उनमें माइनर सी चीजें ऐसी है कि बजट आता था, लेकिन उस पर भारतीय सदस्यों को क्या बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपको डिटेल में आपको बुक्स ही पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत या जो भी आपको राहुल सर ने बताई है वह बुक जरूर प्रिपेयर करें और डिटेल्स में आप वहां से पढ़े। आप इस वीडियो सीरीज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियोस में सारे फैक्ट्स कवर नहीं कर सकते, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और क्या होता है कि भारतीय सदस्य को इस अधिनियम के द्वारा बहस करने का अधिकार और सरकार से पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अभी तक क्या था कि अब बहस भी नहीं कर सकते थे और प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। अगर बजट आता है तो आप वहां चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, यही आपका काम होता था। लेकिन 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि अब आप बहस में हिस्सा ले सकते हो, साथ ही प्रश्न भी पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। ठीक है, लेकिन अब अभी भी मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो अब मतदान करने आप बहस कर सकते हो, प्रश्न भी पूछ सकते हो, लेकिन प्रश्न कौन से, जो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप इससे रिलेटेड, आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, मतदान भी नहीं कर सकते थे। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। अब हमने देखा है कि केंद्र के लेवल पर और प्रांत के लेवल पर अलग अलग विधान परिषदें काम कर रही है। तो केंद्रीय परिषद में कितने सदस्य, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के अधिनियम। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल यानी कि CSC द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।